जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर रोज़ की भांति आज भी हरकिशोर बाबू के साथ में हम बैठे हैं, चर्चा करना चाहेंगे। आज हम जानना चाहेंगे हरकिशोर बाबू से कि बताइए कि जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को या बैकवर्ड्स को मिला है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बताइए। देखिए, भारत में जब लोकतंत्र स्थापित होने की बात हो तो भारत में लोकतंत्र स्थापित होगा, ठीक है। तो लोकतंत्र स्थापित होने का मतलब हो गया कि सभी वर्गों के साथ आपको न्यायपूर्ण कार्रवाई करना है। जो संस्थागत संस्था, जो सरकार का जो चलाने वाली जो संस्था है, जैसे विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, ये तीनों के द्वारा कहीं कोई किसी वर्ग विशेष के साथ अन्याय मत हो, बेईमानी मत हो, ठीक है। और भेद, तो अगर एक विचार के लोग अगर सरकार में रहे, सरकार मतलब तीनों हो, ठीक है, देश को चलाने वाली संस्थाओं में अगर एक ही विचार का कोई आदमी चला जाता है तो अपना विचार कोई आगे फैलाएगा। और यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह का विचार है देश में। एक तो विचार सामान्य वर्ग का विचार मालिक का अलग है, एक शेड्यूल कास्ट का विचारधारा है। तो शेड्यूल कास्ट का विचारधारा क्या है? शेड्यूल कास्ट का विचारधारा कि जो अनटचेबिलिटी का शिकार रहा, तो उसके दिमाग में ये बात रहा है कि मेरे साथ जो है ना जातीय उत्पीड़न हुआ है और अनटचेबिलिटी छुआछूत करके हम लोग को नीचा गिराया गया, तो मन में ये बात है। तो अगर तो उसके लिए हुआ कि जो वो विचारधारा हुआ, उस विचारधारा के लोगों को भी वहाँ मौका मिलना चाहिए, जाना चाहिए वहाँ, ताकि वहाँ पर अनटचेबिलिटी के आधार पर किसी को शिकार नहीं बनाया जा सके। संस्था द्वारा ओबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गया, इसलिए उसको शिक्षा से वंचित किया गया और उसको अर्थ उपार्जन से वंचित किया गया। तो उसके लिए हुआ कि नहीं, आप वहाँ वो रहे और वो अपना देखें कि भाई इस आधार पर कहीं हमको दिक्कत नहीं। तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व, अपने मतलब एक तरह से सोच का, एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मान लें कि एससी का, एसटी का, ओबीसी का प्रतिनिधित्व वहाँ हो, इसीलिए मूल रूप से उसको विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तो एक विचारधारा के जो लोग थे, जातिवादी नहीं था, धर्म के आधार पर नहीं था, न धर्म के आधार पर न जाति का आधार पर, एक विचारधारा का आधार पर। तो भिन्न भिन्न तरह का जो ऐतिहासिक कारणों से भारत में भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग मालिक रहते हैं। तो उस विचारधारा को प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका वर्ग वाइज जो है ना रिजर्वेशन का प्रावधान। लेकिन इसको लोग गलत समझ रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई जाति का रिजर्वेशन है, जैसे शेड्यूल कास्ट में लोगों का अनुभव है कि भाई बिहार में से 22 जाति है, तो 22 जाति का है, 22 जाति का नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट का है। और शेड्यूल कास्ट में 22 जाति है, वो जो भी मान लीजिए कि उस लेवल में जाएगा, समाज का प्रतिनिधित्व करने का पोजीशन उत्पन्न उसमें रहेगा, वो जाके करेगा, उसको कहीं कोई किसी को रोक नहीं है, कोई किसी को रोक टोक नहीं करेगा। उसी तरह से ओबीसी, तो ओबीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओबीसी में भी दो कैटेगरी, एक कृषक वर्ग था, एक मान लीजिए सेवक वर्ग था। तो बिहार में मान लीजिए उस तरह से मान लीजिए किया हुआ, और जाति के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, और मान लीजिए कि परिवार का भी किसी का रिजर्वेशन नहीं है। एक सोच को समझिए कि एक तरह से प्रतिनिधित्व करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, ताकि वहाँ रह के समाज के साथ कोई संस्था चल रहा है तो वहाँ पर कोई जैसे विधायिका में कोई कानून बन रहा है, तो कानून बनाने में अगर एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को तीन विचारधारा के लोग वहाँ रहे, सामान्य वर्ग के लोग भी मानने के, तो वहाँ कानून बना में हर एक वर्ग लोग देखेगा ना कि शेड्यूल कास्ट के कहीं अगेंस्ट तो नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि कानून फिर ऐसा बन रहा है कि हमारे साथ छुआछूत की भावना फिर उत्पन्न हो जाए। ओबीसी मान के देखेगा कि हमारे सामाजिक शैक्षिक जो स्थिति जो खराब हुई है, कहीं ऐसा नहीं कि फिर वैसा स्थिति उत्पन्न मान कर दिया जाए। तो इसके रोकथाम के लिए उसको प्रतिनिधित्व का व्यवस्था। फिर जनरल कैटेगरी का था कि भाई हमारा जो सामान्य जो अधिकार है, तो ऐसा नहीं कि हमारा से छीन के सब दूसरे को मानने के दे दिया जाए। तो इसीलिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुआ।
लेकिन लोग समझ रहेगा कि प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया हर एक जाति का प्रतिनिधित्व, और इसी के चलते कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और लोग समझ रहा है कि रिजर्वेशन मतलब गरीबों का को आगे बढ़ाने का, गरीबों का उत्थान करने का मान लीजिए कि ये साधन है। या मान लीजिए कि जो अमीर हो गया तो उनको हटा के गरीब को वहाँ पहुँचा, मतलब गरीब को अमीर को नीचे गिराना, अमीर को ऊँचे गिराने का मान लीजिए कि ये जो है इसलिए व्यवस्था हुआ है। लेकिन ऐसा उससे कुछ है नहीं। उसको अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैचारिक प्रतिनिधित्व का मान लीजिए कि व्यवस्था उसमें है, सामाजिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था है। सामान्य परिस्थिति जनता के जो शिकार रहे आज, इसके चलते उनका सोच जो बना है, उस सोच का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो व्यवस्था मान लीजिए कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था। दो बातों हाँ। पर हम जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो उसमें जो कंसेप्ट लाया है कि जो अनुसूचित जातियां हाँ। जो अछूत थी हाँ। वो पीड़ित जातियों को रिजर्वेशन दे करके उत्थान करने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। हाँ। हाँ। तो जो अभी तक 70 वर्ष की पीरियड में हाँ। उनको जो उत्थान हुआ है उसमें कुछ जातियां जो दबंग है हाँ। वही आगे बढ़ी हैं और बहुत सी अनेक जातियां जो है हाँ। पिछड़े रह गई हैं। हाँ। तो अब जो है जो जातियां आगे बढ़ गई हैं उनको, और जो नहीं बढ़ी हैं बीच में हैं उनको, आज जो एकदम पिछड़े हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट करके इनमें उपवर्गीकरण कर दिया जाए। और उसमें एक कॉन्सेप्ट जो दे दिया था कि इसके लिए अच्छा होगा कि क्रीमी लेयर से इस पर देखा जाए, जो कि गलत था। और ये जो उपवर्गीकरण की भी बात जो है यह भी जो है संविधान के विरुद्ध है। कॉन्सेप्ट संविधान में 341 में निहित नहीं है। तो इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों ने इसका विरोध किया। संविधान का अर्थ क्या है? संविधान का डिफिनेशन क्या होगा? अरे संविधान तो स्पष्ट रूप से कहा ना कि ये सामाजिक प्रतिनिधित्व है। किसी को संविधान की बात में बोलता हूँ। संविधान की परिभाषा ये है कि किसी भी राष्ट्र को, राज्य को अपनी राजनीतिक व्यवस्था का जो बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है कि उसके जनता पर कौन से सांचा ढांचा में उसकी जनता राज्य में शासित होगी, तो उसके लिए वो एक लिखित व्यवस्था है। कहीं कहीं लिखित संविधान है और ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। और उसके अंतर्गत ये है कि विधायिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को स्थापित करता है और विधायिका की जो नीतियां हैं उसकी व्याख्या करता है और कार्यपालिका के जो दायित्व हैं उसको निर्धारित करता है, सीमांकन करता है। और न्यायपालिका का क्षेत्र में दायित्व दिया गया है कि जनता के हित की बात जो संविधान के अलग हट करके कोई सरकार या तो उसको व्याख्या करे और उसको कंट्रोल करे। इसके लिए संविधान बनाया जाता है। संविधान 3 तरह के होता है, जो लोकतांत्रिक भी होता है, अधिनायकवाद भी होता है। इस तरह से जो अधिनायकवाद होता है वो निरंकुश होता है और जो लोकतांत्रिक होता है वो अंकुश के अंतर्गत होता है। हम लोगों का संविधान जो है हम जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि बनाए हैं
तो जनता के द्वारा बनाया लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक की व्यवस्था कैसे चलेगा, हाँ। है कि नहीं, तो देश कैसे चलेगा, संचालित किससे हाँ। होगा, उसको नियंत्रित कौन करेगा, तो संविधान ही मान लीजिए कि वो है और उसी से सारा चीज कंट्रोल होगा। लेकिन अभी है कि अब देखिए होता है कि संविधान को भी भिन्न भिन्न तरह से क्योंकि लागू करना, बाबा साहब ने कहा था ना कि अगर संविधान कितना भी अच्छा हो, हाँ। अगर लागू करने वाला आदमी अगर सही नहीं रहेगा तो गलत दिशा में ले जी जाएगा। ठीक है? हाँ, हम लोगों के बाप दादा ने कहा था हाँ। कि घोड़ा का चाल घोड़ा के सवार पर निर्भर करता है। हाँ घोड़ा कैसा हो हाँ, वहाँ तो सवारी करने वाला कैसे कर रहा है, उस पर वही निर्भर करता है। वही बात है कि यहाँ पर जो है क्योंकि कंसेप्ट को ही बदला जा रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन का कंसेप्ट था कि सामाजिक से ये प्रतिनिधित्व का था और विचारधारा का प्रतिनिधित्व था। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन विचारधारा से अलग है। क्या आप इस पर नहीं सोच पा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम भारतवासियों को, हर एक जनता को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, राजा हो, रानी हो, सबको एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम शिकार हो गए हैं कि अपने वोट का अधिकार जो मिला हुआ है उसका प्रयोग हम अपना अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं? ये फैसला हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम करने के नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि हमारे ऊपर जो शासन हो रहा है, हाँ। जो नीतियां बन रही है, हाँ। और जो हमारे पास निर्णय आ रहा है, हाँ। उसका एक ही कारण है कि हमारा जो वोट का अधिकार है हम उस हिसाब से सोच कर नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति जो सरकार बनाता है वो हमारे विरुद्ध कानून बना रहा है। नहीं ठीक है, तो आखिर जनता का वोट लेके ही बना रहा है ना, तो जनता में हम नहीं है, हम है ना, आप वोट देते हैं ना भाई, लेकिन मेजोरिटी जिसके साथ गया वो अपना जीत के गया, अपना काम करता है। हाँ, तो हम उस तरह से सोच नहीं पा रहे हैं जिस तरह नहीं, से ठीक है ना, 3% लोग। नहीं, अभी देखिए अभी आया है हाँ। ये यूपी में हाँ। जो जजों की बहाली हुई है, हाँ। उसमें गिनती कर करके 79% सिर्फ ब्राह्मण। देखिए वो तो कॉलेजियम सिस्टम है ना, तो कॉलेजियम ना, सिस्टम वो एथी से आया है, कथी से, कंपटीशन से। नहीं ठीक है, कंपनी में लेकिन कंपटीशन से कॉलेजियम सिस्टम है, तो वहाँ उसका वर्चस्व है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हाँ, है। नहीं ठीक है, यहाँ जो यूपीएससी बीपीएससी जो लेती है, जो यहाँ भी बीपीएससी है वहाँ यूपीएससी है, हाँ। उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो वहाँ पर जो बहाली अभी आई है, तो बहाली हुई तो देखे इंटरव्यू में किसको कितना नंबर है पता चलेगा उसी से। और ये जो रिटर्न से देखिए, रिटर्न में आया होगा, देखिए रिटर्न से, तो रिटर्न से पता चल जाएगा। रिटर्न में बहुत जगह देखा गया ना कि रिटर्न में आपका अधिक नंबर है, लेकिन भैया में कम नंबर देखा, आपको पीछे कर दिए। बिहार पासवान उत्थान समिति जो है ना, हाँ। उस सभी के एथी पर भेजा हुआ है, वो हम नहीं देखे हैं, हम ठीक है, देखे हैं। हमने ठीक है, तो उससे कोई एथी नहीं, लेकिन हमने कहा कंपटीशन अलग चीज हुआ। अब कंपटीशन आप दिए, अब मान लीजिए कि आप रिटर्न में ज़्यादा है, अब मान लीजिए मार्क्स में कम नंबर है, तो बदमाशी है ही। तो इसलिए कि चूंकि आपको बोर्ड में आदमी नहीं ना है, अगर बोर्ड में नहीं, बोर्ड में अगर आदमी रहता तो सही करता, बोर्ड में अगर आपका प्रतिनिधित्व रहता तो ऐसा नहीं होता है कि आपको कम नंबर एक दे देगा। प्रतिनिधि है, हैं? एक तो प्रतिनिधि है तो नाम के लिए, गिनती के लिए, गिनती के कैसे लिए समझा नहीं, जाए? नहीं, अभी भी आपका गिनती के लिए है ना, जीएमपी है कि नहीं 131, लेकिन फिर भी कोई बोल नहीं रहा है। इसका मतलब आपका सक्षम प्रतिनिधित्व नहीं ना है, आपका प्रतिनिधित्व है, गिनती के लिए है, लेकिन सक्षम प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अभी तो सक्षम प्रतिनिधित्व प्राप्त भी नहीं हुआ, अभी तो होगा, उसके बाद पता चलेगा कि मान लीजिए आपका संविधान किस तरह से लागू होगा, नहीं है। ठीक है, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।